नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। कृषि जागरण के केजे चौपाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोर्स प्रांत से विधायक अभय कुमार सिंह रहे मौजूद। भारत में बढ़ी खाने के तेलों की मांग, आयात खर्च में 34% का उछाल। सरकार ने जारी की नई शीरा नीति, अब चीनी मिलों को उत्पादन का 20% रखना होगा रिजर्व। महाराष्ट्र में जवर की कीमतों में उछाल, अब तक की सबसे ऊंची कीमत मिलने से किसान खुश। शिवपुरी में खाद की खुलेआम कालाबाजारी, 1900 रुपए में बिक रहा 1350 वाली डीएपी की बोरी। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ दौरे पर आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित की। पंजाब सरकार ने गन्ने की अतिरिक्त कीमत को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार के बीमार पशुओं का खुद इलाज करेंगे पशुपालक, कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा तैयारी। राजस्थान सरकार का किसानों को लेकर खास आदेश, नहीं होगी खाद और बिजली की कमी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। हर माह कृषि जागरण केजे चौपाल का आयोजन करता है और कार्यक्रम में देश दुनिया पर अपने विशेष कार्यों की छाप छोड़ चुके महानुभाव अतिथि के रूप में मौजूद रहते हैं और ये कृषि जागरण टीम के साथ अपने विचार साझा करते हैं। इस बार केजे चौपाल के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के लाल और रूस के कोर्स प्रांत से विधायक अभय कुमार सिंह रहे। कृषि जागरण के ऑडिटोरियम में उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय मूल के अभय कुमार सिंह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूनाइटेड रशिया से विधायक है और बिहार में जन्मे डॉक्टर अभय मेडिकल की पढ़ाई करने रूस गए थे और फिर वही बस गए। राजनीतिक और व्यावसायिक संबंधों की वजह से वो विधायक चुने जाने से पहले कोर्स प्रांत के प्रभावशाली लोगों में गिने जाने लगे और 2015 में पहली बार उन्होंने कोर्स में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया था और कोर्स प्रांत युद्ध प्रभावित क्षेत्र से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है और कृषि जागरण की टीम ने उनको उपहार स्वरूप बांस के पौधे का एक गमला देकर सम्मानित किया। कृषि जागरण के प्रधान संपादक एमसी डोमिनिक ने केजे चौपाल की शुरुआत स्वागत भाषण से की। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर अभय ने कहा कि सबसे पहले मैं केजे चौपाल में उपस्थित सभी अतिथियों और श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि रूस में बहुत बड़े स्तर पर खेती किसानी होती है। हमारा देश अनाज उत्पादन करने वाले सबसे बड़ी कृषि शक्तियों में से एक है। रूस के किसान टेक्नोलॉजी और कृषि यंत्रों पर आधारित खेती-बाड़ी करते हैं। रूस केवल गोला बारूद के लिए नहीं, यहाँ किसान दुनिया के कई देशों का पेट भर रहे हैं। खेती किसानी हमारे देश में बहुत बड़ा व्यवसाय है। यहाँ के प्रत्येक किसान के पास मर्सिडीज और महंगी कारें और कृषि यंत्र है। संबोधन के अंत में उन्होंने आगे कहा कि सभी अतिथियों को रूस आने और यहाँ की खेती किसानी देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नहीं है, वो उद्योग हो चुका है। बड़े बड़े फार्मर बड़े बड़े मर्सिडीज में घूमते वहां पे। आइए देखिए, और आपका जो काम है बहुत इम्पोर्टेंट आप काम कर रहे हैं। आप लोग फार्मर की प्रॉब्लम, फार्मर की उपलब्धि पूरे दुनिया को पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ा काम है आपका। आपको भी हमारे तरफ से पूरी बधाई, सपोर्ट और मोस्ट वेलकम टू रशिया। लेकिन लास्ट में एक बार मैं बता दूं, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हमारी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। आप रशिया को केवल आर्म्स एम्युनिशन की तरफ से मत देखिए। रशिया बहुत बड़ा खेती प्रधान देश है। अब हम सबसे ज़्यादा वीट की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग हमारे यहाँ प्रोग्राम हैं और मुझे जानकर खुशी हुई कि हमारे हिंदुस्तान में भी लोग अब टेक्निकल रूप से खेती कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग आपके तरफ से ही होगा। और भारत के खाद्य तेलों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के खाद्य तेलों के आयात बिल में 34% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। वही एसईए ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। यह रिकॉर्ड साल 2022 अक्टूबर महीने के अंत तक का है। खाद्य तेलों के आयात बिल का खर्च 1.57 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है और इसी तरह तेल आयात की मात्रा में 6.85% बढ़ने के साथ 140.3 लाख टन हो गई है। बता दें कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा खाद्य तेल खरीदार भी है। एसईए के अनुसार जिन तेलों के आयात में सबसे अधिक हुआ है, इसमें आरबीडी पामोलिन ऑयल के आयात में दोगुने की बढ़ोतरी हुई है और इस तेल का आयात 2021 और 2022 में 18.41 लाख टन है, जबकि पिछले साल इसकी मात्रा 6.46 लाख टन हुई थी और कच्चे पाम तेल का आयात 74.91 लाख टन के मुकाबले 20% घटकर 59 लाख टन पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गन्ना पेराई सत्र शुरू होते ही गन्ना शीरा नीति 2022 और 2023 जारी कर दी है।
साथ ही सरकार ने शराब और शीरे के दुरुपयोग पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई शुरू भी कर दी है। लेकिन खास बात यह है कि योगी सरकार ने नई शीरा नीति के तहत चीनी मिलों को गन्ना सिरप और जूस का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। नई गन्ना शीरा नीति के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिलों को कुल शीरा उत्पादन का कम से कम 20% रिजर्व करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार शीरे की अधिक मांग के कारण अन्य राज्य और देशों में निर्यात पर विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में इस समय किसानों को ज्वार अच्छा भाव मिल रहा है। बाजार में ज्वार की कीमतों में तेजी, किसानों में खुशी की लहर दिख रही है और ज्वार की अच्छी कीमत मिलने से उत्पादकों को फायदा हो रहा है। वहीं नंदुरबार कृषि बाजार समिति में पहली बार ज्वार को 2,966 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिला है। अच्छी कीमत मिलने से किसानों को राहत मिली है और किसानों का कहना है कि बारिश जो नुकसान हुआ जब भरपाई होने की उम्मीद है। वहीं नंदुरबार जिले में ज्वार की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। वह ज्वार पड़ोसी राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमांतवर्ती क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। इस साल ज्वार के किसानों को अच्छी कीमत मिलने से किसानों ने संतोष व्यक्त किया है। वही राज्य भर में हर साल ज्वार की कीमत 1,000 से 1,500 रुपए प्रति क्विंटल होती है, लेकिन नंदुरबार कृषि उपज मंडी समिति इस साल ज्वार की बढ़ती कीमतों की तस्वीर दिख रही है। वही ज्वार को 2,966 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिलने से किसान संतोष व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। वही केंद्र और राज्य सरकार खाद्य उपलब्ध होने का भले ही दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। खाद की किल्लत का आलम यह है कि किसान सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सामने आया है। यहाँ के किसानों को खाद की एक बोरे के लिए काफी जदोजहद करना पड़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक किसान को खाद वितरण केंद्र पर लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ रहा है। वही दूसरी ओर चोर दरवाजे से खाद के धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। अब तो खाद की कालाबाजारी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कालाबाजारी का वीडियो बदरवास नगर परिषद कार्यालय के पीछे स्थित खाद गोदाम का है। वही लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित होने वाले 34,500 आवासों के लाभार्थियों को प्रथम किस्त के ऑनलाइन हस्तांतरण एवं 39,000 आवासों के लाभार्थियों को चाबी वितरित की। और केंद्र सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा के बाद पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों को 380 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा की है, जिसके बाद आगामी गन्ना सीजन को लेकर पंजाब की प्राइवेट चीनी मिलों और पंजाब सरकार के बीच खींचातान के चलते सरकार और निजी मिल मालिकों के बीच हुई बैठक के बाद मूल्य वृद्धि को लेकर सरकार के बीच फैसला हो गया है। वही पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार गन्ने की अगेती किस्मों का मूल्य भारत सरकार द्वारा 305 रुपए प्रति क्विंटल तथा राज्य सरकार द्वारा 380 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसमें सरकार 50 रुपए और निजी चीनी मिलों में 25 रुपए प्रति क्विंटल देगी। वह सरकार द्वारा घोषित मध्यम किस्मों का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा 305 रुपए और राज्य सरकार द्वारा 370 रुपए निर्धारित किया गया है। वह केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों में 65 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर है। वही बिहार के बांका में बीमार पशुओं के इलाज के लिए लोगों को अब पशु डॉक्टरों का इंतजार नहीं करना होगा। वही पशुपालक अब खुद बीमार पशुओं का प्राथमिक उपचार कर सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक गांव में 20-20 युवाओं को कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण में 20 आदिवासी गांवों का चयन किया गया है। इसमें से एक बैच का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। वही प्रशिक्षण के बाद सभी को फर्स्ट एड किट दिया गया है। दरअसल जिले में पशु मृत्यु दर में कमी आने की वजह से पशुपालन के क्षेत्र में किसानों को मुकाम नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से गांव के युवाओं को पशुओं के प्राथमिक उपचार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वही पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद पशुपालक पशु में होने वाली सामान्य बीमारी जैसे सर्दी, बुखार, गैस, भूख नहीं लगना एवं छेरा आदि का इलाज कर सकेंगे। इन बीमारियों के इलाज के लिए उनके फर्स्ट एड किट के साथ कुछ अन्य जरूरी दवाई भी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर रबी फसलों के लिए उर्वरक एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
वही गहलोत ने अधिकारियों को रबी फसल की बुआई के लिए आवश्यक डीएपी और यूरिया के समयबद्ध आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित कर किसानों को राहत देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गहलोत ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में किसी भी कीमत पर किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को रबी की फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। गहलोत ने प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध हो रही बिजली की समीक्षा की और आगामी महीनों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रबी की फसल के लिए उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित कर किसानों को उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वही सोमवार को गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेती में अत्याधुनिक तकनीकी के प्रयोग और प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता है। इसके लिए हमें गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से जीरो बजट होता है। इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। किसान थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी से प्राकृतिक खेती के जरिए कम लागत में अधिक उत्पादकता प्राप्त कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। वही खेती को आधुनिक तरीके से करने के साथ किसानों को बाजार की मांग और कृषि जलवायु क्षेत्र की अनुकूलता के आधार पर बागवानी, सब्जी, सह फसल खेती की ओर भी अग्रसर होना पड़ेगा, जिससे वो कम लागत में ज्यादा फसल उत्पन्न करके अपने साथ समाज का भला कर सकते हैं। जहां पर जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और अन्नदाता किसानों ने उस विपत्ति के समय भी दुनिया को निराश नहीं होने दिया, लगातार हमारा किसान मेहनत करता रहा। आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि खेती से अन्न पैदा होता रहा, तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को। वही राजस्थान के अलवर के किसान खेती की नई तकनीक से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और अलवर के उद्यान विभाग के अनुसार जिले में अभी भी 40 से 45 ग्रीन हाउस चल रहे हैं। इससे किसानों को करीब 7 से 8 लाख रुपए हर साल की बचत हो जाती है। वही तकनीक का असर अब किसानों पर भी पड़ रहा है। इसी वजह से राजस्थान के अलवर जिले के किसान इन दिनों आधुनिक खेती की ओर रुख कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। दरअसल किसान अब संरक्षित खेती पर ग्रीन हाउस को अपना रहे हैं। बता दें कि कुछ साल पहले तक किसान पूरे दिन खेती बाड़ी में पछता रहता था और खेती की उपज से उन्हें फसल की लागत भी नहीं मिल पाती थी। वही समय के साथ आई नई तकनीक ने किसानों की खेती की तौर तरीके में बदलाव किया है। वही अलवर जिले के किसान अब ग्रीन हाउस जैसे तकनीक अपना संरक्षित खेती और बागवानी करने लगे और अलवर जिले के बहड़ोर कस्बे के किसान योगेश आत्रे ने वर्ष 2013 में संरक्षित खेती के नए युग की शुरुआत की, जबकि संरक्षित खेती की तकनीक किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हुई है। इस तकनीक से जिले के किसानों को मोटिवेशन मिला है, जबकि संरक्षित खेती में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित मंडलीय रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी 2022 में सहभाग किया और इस अवसर पर शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पत्र भी वितरित की और सभी को साथ ही हार्दिक बधाई भी दी। और देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से कृषि जागरण अपने मन से करता आया है और इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़े खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर पत्रकार किसान की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह 11 बजे कृषि जागरण की टीम ने बैच नंबर 17 और गुजराती भाषा में दूसरा ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया। आपको बता दें कि अब तक FTG से 400 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि इसी तरह से हम हर स्टेट के नए फार्मर से जुड़े और उनके पत्रकारिता के लिए जागरूक करें। और NFL ने 2022 और 2023 की पहली छमाही के दौरान 30.80 लाख मीट्रिक टन की कुल उर्वरक बिक्री दर्ज किया। वही NFL की कुल उर्वरक बिक्री में 24.67 लाख मीट्रिक टन के CPLY की तुलना में अप्रैल सितंबर 2022 की पहली छमाही में 25% बढ़कर 30.80 लाख मीट्रिक टन हो गई है। कंपनी के वित्तीय नतीजे आज बोर्ड की बैठक के बाद घोषित की गई। इस हफ्ते के दौरान कंपनी का अपना यूरिया उत्पादन 19.12 लाख मीट्रिक टन था, जबकि CPLY 17.19 लाख मीट्रिक टन था। औद्योगिक और अन्य उत्पाद जैसे जैविक उर्वरक, बेटोनाइट, सल्फर, CT कंपोस्ट आदि ने कंपनी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
और देश के अलग अलग इलाकों में मौसम का अलग अलग मिजाज नजर आ रहा है। जहां एक और दक्षिण भारत के राज्य में बारिश का दौर जारी है, तो वहीं पहाड़ी राज्य में बर्फबारी देखने को मिल रही है, जबकि उत्तर भारत के राज्य में सर्दी का सितम जारी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की और एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह मौसम का मिजाज बदल गया और कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। दिल्ली और एनसीआर में आज मंगलवार की सुबह मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ आज सुबह से कई जगहों पर बादलों का डेरा नजर आ रहा है। वहीं कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। हालांकि बारिश के रिमझिम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि हल्की बारिश की वजह से यहाँ ठंड बढ़ सकती है। और आज एफटीवी के ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है। और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 मछली, नंबर 2 फल, नंबर 3 सब्जियां, नंबर 4 तिलहन। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।